हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचे कुत्ते के 13 एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एमो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ घूम रही होती है, जहाँ पर उसे एक क्रो पसंद आता है, पर उसकी माँ उसे समझाती कि वो क्रो उसे कभी पसंद नहीं करने वाला है, जिस वजह से वह उस क्रो को बुरा भला कहने लग जाती है। तब उसकी माँ एमो को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे बताती है कि वो किसी ऐसे पर्सन से मिलाने जा रही है तुम्हें, वो बहुत ज़्यादा प्यार करेगा तुमको। जिसे सुनकर एमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उस बंदे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वो बंदा उसकी माँ को कुछ पैसे दे देता है और एमो को अपने साथ नो मैंस लैंड ले जाता है। तब एमो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो पर्सन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, जिस वजह से उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब एमो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े, खाने की चीज़ें, बुक्स मिलती है, जिससे एमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें फिर थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। तो एमो कहते हैं कि मिस्टर, क्या आपको ये सारे कपड़े अपनी जॉब से मिले हैं? तभी वो पर्सन बोलता है कि मैं एक ट्रैफिकर हूँ, जिस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं, पर ये सारे बहुत ज़्यादा हैं, पर मुझे समझ नहीं आता है कि आखिरकार क्यों? बाकी ट्रैफिकर्स मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? मैं हमेशा नॉर्मल एक्ट करता हूँ, पर फिर भी उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रीपी हूँ। आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं एक गिवर हूँ, तो आखिरकार मुझे इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती है? तब वो बंदा एमो से कहता है कि तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि हम इस रूम को एक रिचुअल के लिए यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हमें उस रिचुअल को दोबारा से परफॉर्म करना चाहिए। तब एमो कहते हैं कि जब भी मैं हम उस रिचुअल को करते हो, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है, जिस वजह से मैं वो रिचुअल नहीं करना चाहती। तभी वो बंदा कहता है कि मैं समझ गया एमो, असल में तुम्हें प्यार हो गया है। देखो, तुम्हें भी इस पिक्चर की बुक की लड़की की तरह अपने प्रिंस से प्यार हो चुका है और तुम्हारा प्रिंस मैं हूँ। तब एमो उसकी बातों में आकर उसके ऊपर विश्वास कर लेती है, जिस वजह से उसे लगने लग जाता है कि वो प्यार है और वो अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। तब एमो प्यार के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और तभी वहाँ पे दो पर्सन आ जाते हैं, जिसने लेक्टो को मारा होता है और वहाँ पर उसका एक साथी भी होता है। तब वो ट्रैफिकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? ये जगह सिर्फ मेरी और एमो के लिए है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मैं एक गिवर हूँ, तो मैं अपना एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से मार सकता हूँ तुम्हें। हम देखते हैं कि उस बंदे के पास सीरीज वाले बूट्स होते हैं। दूसरा बंदा ट्रैफिकर पर हमला कर देता है, जिससे कि वो ट्रैफिकर बेहोश हो जाता है और वो बंदा उसके जूते उतार लेता है। तब रेक्टो को मारने वाला बंदा उन जूतों को एमो को दे देता है और कहता है कि ये जूते तुम पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो तुम्हें जो तुमने खोया है उसे वापस तुम्हारे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा वाइटल क्रिएट हो गया है और ये जूते उन्हें भर सकते हैं। तब एनो उन जूतों को एक्सपेक्ट कर लेती है और वो बंदा अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि एमो को लगता है कि वो बंदा एक एंजल है, जिसे देखकर एमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब वो ट्रैफिकर भी होश में आ जाता है और एमो उसे एंजल के बारे में बताने लगती है, पर उस ट्रैफिकर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसे लगने लग जाता है कि एमो ने उसके जूते चुरा लिए हैं, जिस वजह से वो एमो को मारना स्टार्ट कर देता है। और एमो सोच रहे थे कि मुझे अब बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मुझे ऐसा फील नहीं होता है। एमो के दिल में अब शोर मच रहा है। क्या ये सब कुछ उन वुड्स की वजह से है? एंजल ने कहा था कि ये वुड्स एमो के ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं, तो पक्का ये सच है, जिसका मतलब ये जूते अब मेरे हैं और ये कोई भी मुझसे हासिल नहीं कर सकता है। तब उन जूतों की मदद से एमो के अंदर गिवर्स की पावर जाग जाती है और यहाँ प्रेजेंट टाइम में रूडो एमो से माफ़ी मांगने आ जाता है और जैसे ही रूडो माफ़ी मांगने लगता है, वैसे ही फॉलो उसे रोक देता है और उसे बताता है कि एमो सारी सच्चाई बता रही है। तब हम फिर से पास्ट में देखते हैं, जहाँ पर वो ट्रैफिकर यह देखकर हैरान हो जाता है कि एमो के अंदर गिवर की पावर जाग गई है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है और आखिरकार क्यों मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे साथ इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उसका ऑनर ही इस्तेमाल कर सकता है, तो मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? तब एमओ कहते हैं कि शायद ये इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारे है ही नहीं।
एमओ को वाटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर एंजल ने कहा है कि ये एमओ के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब एमओ ने इन्हें पकड़ा तब उसे फील हो रहा है कि मेरा हार्ट भर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी चीज़ को पा लिया जो मैंने काफ़ी पहले खो दिया था। जिस वजह से एमओ को ये शूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लग जाते हैं। तो क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ? तब वो ट्रैफिकर एमो से उन जूतों को छीनने लग जाता है और उसे समझाने लगता है कि दूसरों की चीज़ों को नहीं लेनी चाहिए, और एमो उसे बताती है कि तुम भी तो ऐसा ही करते हो। और वो भी उन शूज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, जिस वजह से ट्रैफिकर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगाने लग जाता है उसको छीनने के लिए। पर एमो भी किसी कीमत पर उस शूज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तब वो ट्रैफ़िकर पागल हो जाता है और एमो को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे छीनने लग जाती है। और एमो ये सुनकर पागल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मार पिटाई स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो ट्रैफ़िकर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे कि एमो को झटका लग जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इसके साथ यहाँ पर आई ही क्यों थी। आखिरकार क्यों उसकी माँ ने उसे इससे मिलवाया था। तब एमो को ख़्याल आता है कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था, पर वो उस बात पर यकीन नहीं कर रही होती है, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग को सरप्राइज़ कर देती है और उन जूतों को पहनकर अपने अगले प्यार का इंतज़ार करने लग जाती है। और वो बस इतना चाह रही होती है कि लोग उससे प्यार करें। तब कुछ महीनों बाद वो देखती कि एंजल वापस आया है वहाँ पर वो इस बार सिर्फ़ अकेला वापस आया है। तब यहाँ प्रेज़ेंट टाइम में एमा उस एंजल की शक्ल बना रही होती है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि एमा ने उन सबको अपनी सच्चाई बता दी है, और उसके साथ ही उन्हें ये भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एंजल ऐसा पर्सन है सच में। जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। तब इस इन्फॉर्मेशन से उन्हें एंजल के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, पर जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि एंजल पिछले महीने ही वापस आया था, तब एंजल को ख्याल आता है कि रूडो भी तभी ग्राउंड पर आया था। तब रूडो एमो की बनाई हुई ड्रेन देखता है, जिससे उसे रैक्टो के कातिल की याद आ जाती है। तो रूडो कहता है कि तो ये कुत्ता यहाँ पर है और इसका एक साथी भी है। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। शायद ये लोग मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो मैं इन्हें कब्र से भी निकाल लूँगा। बस मेरा इंतज़ार करो, और जब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा तो तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार तुमने रैक्टो को क्यों मारा, और उसके बाद मैं तुम लोगों को रैक्टो के ग्रेव के सामने माफ़ी मंगवाऊंगा। तब रूडो इस तरह हंसते देखकर एमो को एहसास हो जाता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह ही है। तुम और मैं बिल्कुल सेम है, और तुम्हारे ग्लव्स ने भी तुम्हारे हार्ट को ह्यूमंस बनाया है, जैसे कि मेरे शूज़ ने किया है। ये चीज़ें उन लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही मैच करती है जिन्होंने कुछ खोया है। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा छेद है और तुम्हारे ग्लव्स ने तुम्हारे दिल को भर दिया है। इन शूज़ को हासिल करने के बाद मेरे अंदर फिर से ह्यूमंस की फीलिंग जाग गई थी, जिस वजह से मुझे एहसास हुआ कि जो उस ट्रैफिकर ने मेरे साथ किया वो प्यार था ही नहीं। और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, जिस वजह से मुझे कुछ चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैं इस जगह को छोड़ना भी नहीं चाह रही थी। तो इसीलिए मैंने इंतज़ार किया, कोई मेरे पास आएगा, पर जब ऐसा हुआ तो इंटरेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अभी भी देखो ऐसा ही हुआ है। तुम मुझसे यहाँ माफ़ी माँगने आए थे, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसे एमो ने किया था। सभी लोग अपने हाथों को सिर्फ़ दूसरों को हर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी वजह से इस दुनिया को कोई नहीं बदल सकता है। तब यहाँ पे लूडो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर लोगों से कुछ अलग करते हैं। मैं और तुम मिलकर सीखें कि हाथ कैसे पकड़ते हैं, दूसरों की मदद कैसे करते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे करते हैं, तो चलो फिर इसके बारे में साथ में सीखते हैं। तब एमो कहती है कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम वैसा ही कर रहे हो। तब सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उन्होंने एमो को भी साथ चलने का ऑफ़र दिया होता है, और एमो को अभी वहाँ पर कुछ काम होता है, जिस वजह से वो अभी के लिए उनके साथ जाने से मना कर देती है और रूडो को वापस मिलने के लिए कहती है। जिस बात पर रूडो वादा करता है कि मैं उससे दोबारा ज़रूर मिल जाऊँगा। तब सारे क्लीनर्स गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, और उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता लगता है, और उन्हें बस यही पता लगा है कि कोई एंजल है जो बॉर्डर को पार कर सकता है।
तब यहाँ पे रूडो सोच रहा होता कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा में था कि मैंने एमो को इतनी बुरी तरीके से मारा। और जब मैं उस एंजल के बारे में सुना तब मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगा कि मैं किसी को मार डालूंगा, पर एमो की बात सुन के मैं थोड़ा सा शांत हो गया था। तब यहाँ एमो अपने महल के अंदर वापस चली जाती है और ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि रूडो बाद में उससे मिलने आएगा। और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। और तब हम कुछ टाइम बाद कैसल के अंदर से जैपर को निकलते हुए देखते हैं, जो वहाँ से कुछ लेके जा रहा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे राइडर्स के बॉस को दिखाया जाता है जो कुछ स्टार्ट करने वाला होता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गैस हमें राइडर्स का बॉस दिखा दिया गया है और वो आखिरकार क्या स्टार्ट करने वाला है। इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाला नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिले देखने को। तो चलिए गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।